अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत ने आज इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं रहा। कोई भी सियासी जमात सेनेट इलेक्शन से मुतमईन नहीं है। मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता। ये कौमी इदारा न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को बहसियत मजमूई अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार और मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और पार्लियामान को मौका दिया जाए कि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। अपनी गुफ्तगू में शफकत महमूद ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। नाजरीन, तारीख हमें यह बताती है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो या फिर डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात का फैसला हो, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने का मामला हो या फिर यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने की नाकाम कोशिश हो, हर मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों की वजह से पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तरफ पीटीआई सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा रही है तो दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्ज़ा अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में कामयाब रही है। एक तरफ हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस भेजने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ मरीम नवाज ये कहती हैं कि आज कौम को समझ आ गई है कि इदारों पर तनकीद और हमला करना होता क्या है। हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन में वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। माहिरीन का ख्याल है नाजरीन कि हुकूमत हालिया इंतखाबी मार्कों में अपनी शिकस्त और शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कायनी बहरान को जन्म देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की बजाय डस्का के ज़िमनी इंतखाब में सूबाई हुकूमत के उन अफसरान का एहतसाब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने डस्का के ज़िमनी इंतखाब में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। एक तरफ पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 मुस्तरद वोटों के मामले को अदालत में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि अगर हम इस असम्बली से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा अफादियत ना हो। जबकि मरीम नवाज ये कहती हैं कि इस्तीफ़ों का मामला कल पीडीएम इजलास में क्लियर हो जाएगा। जो इस्तीफ़ों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अपोजिशन जमातें इस्तीफ़ों के मामले पर इनमें एक डिवीज़न है, तकसीम है, इत्तफाक राय नहीं है तो दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर मरीम नवाज से 7 अप्रैल तक तहरीरी जवाब तलब किया है। अब नैब ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज ज़मानत पर रिहाई के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। अब नाजरीन, हमारे ख्याल में नैब की जो जिम्मेदारी है, नैब को सियासी बयानात पर मरीम नवाज की ज़मानत मनसूख करवाने की बजाय जो अपनी जिम्मेदारी है उस पर काम करना चाहिए। नैब को मुबैना करप्शन की तहकीकात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, किस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बने हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब एक तरफ मरीम नवाज हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं तो दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को अंडे मारे, स्याही फेंकी। अब एक तरफ जहां सियासी हलकों की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत की जा रही है तो दूसरी तरफ आज के वाक़े से चंद रोज़ पहले ही पीटीआई के कारकुनों की तरफ से लीगी रहनुमाओं पर भी हमला हुआ था। कहा जा रहा है ये उसी वाक़े का रिएक्शन है। अब सवाल ये है कि सियासत में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है ये जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है। सवाल ये भी अहम है कि अगर हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्यों नहीं लेकर आती। ये भी अहम सवाल है कि क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा करके वाकई ये कायनी बहरान पैदा कर रही है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। शहजाद अकबर साहब, आज हुकूमत ने एक बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। हुकूमत चाहती क्या है? इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का आप लोग मुतालिबा कर रहे हैं। 3 सीनियर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिस पर सबका एतमाद हो। सर, मेरा सवाल ये है कि ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम की तजवीज़ इमरान खान साहब ने दी थी और नून लीग ने मानी थी, कंसेंसस से सब कुछ हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ
कि फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए, उन्हें भी अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा नाम तजवीज़ नहीं कर सका, मैं एक अच्छी नॉमिनी नहीं दे सका। फिर तो उनकी अहलियत पर भी बड़े सवालात उठते हैं सर। नहीं शादिया, देखिए पहली तो बात यह है, इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खदशात का इजहार इलेक्शन कमीशन को लेके, और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, सूबाई इसमें कमिश्नर भी शामिल होते हैं। और हमने किसी एक शख्स की बात नहीं की, पूरे इलेक्शन कमीशन की बात की है। और हमारी बात जो है वो आइन के 218 जो आर्टिकल है 3 उसके तनाजुर में है, जो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है उसको गार्ड करना है अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। हम इस जिम्मेदारी में इस इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए हमने हर तरह से कोशिश की, हर तरीके कोशिश की। आइन में भी तब्दीली की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक राह दिखाई, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के अंदर एक राह दिखाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से पहले उस पर अमल दरामद ना किया। और आपने ये भी देखा कि सन 2018 की भी फुटेजेस, वीडियोस बाहर निकली, कोई एक्शन नहीं लिया, आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियोस और ऑडियो सामने आई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम ये समझते हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात अब हमारे नहीं हैं, हर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर शख्स ने पाकिस्तान में देखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से शहजाद अकबर साहब, बहरहाल तरमीम करना, आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, 2.5 सालों में बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था सर। अगर आप इलेक्शन का तरीक़ाकार जो है ना वो बदलना चाहते थे, खुफिया से ओपन बैलेट करवाना चाहते थे, आनन फानन एकदम बिल पेश कर दिया, सदारती रेफरेंस भी हो गया, सदारती ऑर्डिनेंस भी हो गया, सर आप लोगों ने भी बहुत देर कर दी। फिर एक और बड़ी अहम बात सर, ये अगर इलेक्शन कमीशन फारिग हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो जाता है सर, फिर भी वो एक बहरान तो अपनी जगह पर रहेगा ना सर, खुफिया बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग का। वो तो पार्लियामेंट ने सर ये काम करना है, आप 2, 3, 4 जितने मर्जी इलेक्शन कमीशन बदल दे सर। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसके अंदर क्लैरिटी ले आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लैरिटी के लिए ये चीज़ जानना और यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये आनन फानन नहीं हुआ। 6 माह पहले हम आइनी तरमीम का बिल पार्लियामान में लेके आए और आइनी तरमीम करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स नहीं है, ऑफ कोर्स दूसरी पार्टियों ने इसमें मावनत करनी है। सवाल बनता है उन 2 दूसरी बड़ी पार्टियों से जिन्होंने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पूरी कौम से एक वादा किया हुआ है, और उनका वादा ये है कि हम ये खुफिया बैलेटिंग ख़त्म करवाएंगे। लेकिन इस वक्त वो क्या वजह हुई कि उन्होंने इसकी मुखालफत की, जो इसका एक आइनी तरीका था उसमें उसकी मुखालफत की। अच्छा, वो जब ना चल सका तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए और उसमें हमने वाज़े तौर पे एक लीगल प्रपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। उस प्रपोजिशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत की और 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुखालफत की, जबकि सेनेट के चेयरमैन ने और स्पीकर नेशनल असम्बली ने हमायत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया, उस शॉर्ट ऑर्डर में वाज़े तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है 218(3) के तहत गार्ड करना है इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिसेस से। उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो सके। हम एक काबीना का वफ्द लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है और इसका अमल दरामद अभी होना ज़रूरी है। इलेक्शन होने के बाद अमल दरामद का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 4 हफ्तों के लिए कमेटी बना दीजिए। अब मुझे बताइए 1500 बैलेट पेपर्स छापने के कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। जब हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नोट छापता है तो वो एक ट्रेसेबल बैलेट्स कैसे नहीं छाप सकता। ये सारी चीजें जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। दूसरी बात सर, उन्होंने कहा कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आइन के आर्टिकल 226 में अगर पार्लियामेंट तरमीम कर सकती तो कर लेती ना
सर वो तरमीम तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी ना सर। पे आपको रुकना पड़ेगा शाजिया, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आइन के आर्टिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को आपने रोकना है। इलेक्शन से 2 दिन पहले उम्मीदवार के बेटे की वीडियो सामने आ जाती है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है। एक सूबाई वजीर की ऑडियो सामने आ जाती है, वो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस है। मुझे ये बताइए उस वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी सर आप क्या बात कर रहे हैं कि आइन को पढ़ने से कुछ नहीं होता? क्या ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा? ये नहीं बात कर रहे हैं। कैबिनेट के 3 सीनियर वज़रान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यही कहा है 1973 के आइन के मुताबिक नहीं चल रहा सर। सर मेरी बात सुने सर, इलेक्शन कमीशन होता है सर, इलेक्शन कमीशन जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल कल को जवाबदेह है सर, किसी सियासी जमात को जवाबदेह नहीं है। वो आइन के मुताबिक बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे भी आपकी तस्दीक करता हूँ, मैं आपकी यहाँ तस्दीक करना चाहूँगा। जुडिशियल कमीशन के सामने उन्होंने जवाबदेही तब करनी है जब वो ज़ाती तौर पे अपने ओहदे से हटाए जाने के लिए कोई बात होगी, यानी कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी। हाँ, बात की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजना पड़ेगा ना सर। अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो सर रेफरेंस भेजें। ये देखिए, मेरी आपको बात सुनना पड़ेगी। बड़े एतराम के साथ अर्ज है, जो जुडिशियल कमीशन का आप कह रहे हैं वो उनको हटाने के लिए वो एक रास्ता है। हम ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन, हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। वो आईनी जिम्मेदारी क्या है? 218(3) के अंदर लिखी हुई है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को गार्ड करना है। वो नहीं कर पाए। पूरी कौम ने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस है और असरअंदाज हो रहा है इलेक्शन के ऊपर। पूरी कौम ने देखा कि सिंध का एक वजीर नासिर हुसैन शाह वो एड कर रहा है कि हमने MPAs उठाए हुए हैं, वो एडमिट कर रहा है हम आपको ठेके देंगे, वो एडमिट कर रहा है हम आपको पैसे देंगे। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कोई तरीका गिलानी साहब की जीत के लिए इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से उनके वोट जो है ना वो आप लोगों के मुस्तरद हुए, इसी तरह सादिक संजरानी साहब के साथ भी ऐसे ही हो गया। उधर से भी वोट मुस्तरद हो गए, उधर से भी वोट मुस्तरद हो गया। अदले का बदला हो गया सर, एक जैसा हिसाब बराबर हो गया। बड़ा मुकद्दस काम है ये, कोई अदले का बदला नहीं है। हम खुद कह रहे हैं इस पूरे जमहूरी अमल में शफाफियत आनी चाहिए। वो शफाफियत कैसे आ सकती है? वो शफाफियत आ सकती है ओपन बैलेटिंग करा के। आप तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त ये नहीं करना चाह रही, वो मुझे आज कोई अपनी लॉजिक बता दें, कोई जस्टिफिकेशन बता दें, या अपना वो जो पहले कहते हैं थूका हुआ जो आज चार्ट रहे, वो क्यों उस वक्त कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि इसको ओपन करना चाहिए। 2 पार्टियों ने ये खुद एडमिट किया कि इसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो आज देखिए ना, अभी इस वक्त हुकूमत ने इनको एक और भी ऑफर किया अपोजिशन पार्टीज को। 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऑफर की कि हम इलेक्शन की रिफॉर्म, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे जाना चाहते हैं, आइए हमारा इस काम में हाथ बटाइए। क्यों नहीं बटाते? देखिए ये बड़ा आसान काम होता है कि बाद में बैठ के कहना कि जी ठीक नहीं हुआ। अकबर साहब, आपको पता है ना, हमारे मुल्क में हमारे यहाँ इस्तीफे देने का रिवाज नहीं है सर। आज बार बार शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये इस्तीफा दे दें, हमारा मुतालबा है इस्तीफा दे दें। सर रास्ता है सर, अगर आप लोग वाकई संजीदा हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को घर भेजा जाए, ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, ये न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, तो सर रास्ता है। सर आप रेफरेंस भेजें, फिर जुर्रत करें सर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजने की, फिर आप लोग चार्जशीट एक बनाएं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। देखिए बात ये, देखिए अभी मैं फिर एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, ये बात जुर्रत की और कमज़ोरी की वो नहीं है, ये बात एक आइनी ज़िम्मेदारी की है। जो इदारा अपने आइनी ज़िम्मेदारी, आज इदारा अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरा करना शुरू कर दे, हम उसके ऊपर अपना एतमाद बहाल कर देंगे, लेकिन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी तो बहाल करें। क्या आपका ज़िम्मेदारी नहीं है कि इलेक्शन का कंडक्ट जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से मुबर्रा हो? अगर ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है तो आप किसको जवाब दें हैं फिर? इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को एक ओहदे पे लगा दिया जाए, उसके बाद वो 4 साल हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वो 4 साल अपनी आइनी काम नहीं करेगा। ये तो बड़ी एक हैरत की बात होगी। अगर आप उसके ऊपर ये कहें कि जी आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप उसकी जरा उठा के देख लीजिए
जो प्री कंडीशंस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के, वो अलग नौयत के हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे इलेक्शन कमीशन की एज होल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम तरफ जा रही हैं कि हुकूमत एक रेफरेंस मूव कर दे। देखिए, हुकूमत अपना काम बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन आज हुकूमत ने शहजाद अकबर साहब, ये बिल्कुल आज वुज़रा ने, वफाकी वुज़रा बिल्कुल वैसा ही मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का, जैसे रोज़ मौलाना फजलुर रहमान, रोज़ अपोजिशन ये मुतालबा करती है इस्तीफ़े का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। सर, अब आप आइनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं ना सर, फिर अपोजिशन भी ये बात करती है, अपोजिशन भी ये सवाल पूछती है, एक आम आदमी भी आप लोगों से सवाल पूछता है कि इस हुकूमत की कोई ये आइनी जिम्मेदारियाँ हैं कि नहीं है एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना। इस हुकूमत की कोई आईनी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि यहाँ पर महंगाई नहीं होनी चाहिए, एक आम आदमी को रिलीफ देना। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से फिर मुबर्रा सर कैसे हो सकती है? यही बात तो अपोजिशन भी करती है, आम आदमी भी करता है कि 2.5 सालों में एक आम आदमी के लिए सर आपने किया क्या है? सर, एतमाद का वोट भी ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी आप लोग जीत गए। सर, अब आप लोगों की तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस मुल्क में महंगाई को कैसे काबू करना है, 2.5 साल पहले जो वादे आप लोगों ने अवाम से किए उनको कैसे पूरा करना है, इन 2.5 सालों में आप लोगों के क्या पॉलिसीज लेके आनी है कि अगले 5 साल भी ये अवाम आप पर एतमाद करके वोट दे। सर, ऐसा नहीं हो रहा। आप लोग तो अभी तक इलेक्शन कमीशन और इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकले हैं सर। नहीं, देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं शाजिया। इन दो मुख्तलिफ चीज़ों को गुडमुट करना, पहली तो बात यह है कि जिस शख्स का आपने नाम लिया उनको अवाम के मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका ताल्लुक़ ज़ाती मफाद से है। वो एक ऐसा शख्स है जो इस वक्त निज़ाम से बाहर बैठा हुआ है, उसको इलेक्ट्रेट जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है, वो किसी पार्लिमान का हिस्सा नहीं है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल की हो, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो। तो उसने तो रोज़ ही बैठ के कहना इस्तीफ़ा दे दे, तो उसकी बात की कोई वक़्त नहीं है। हुकूमत जब ये मुतालबा करती है तो उसके आपको देखना है कि वो किस चीज़ के ऊपर ये बात कर रही है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और जहाँ तक रह गया बाकी अवाम को रिलीफ देने का और चीज़ करने का, तो उसमें आपको चीज़ों को एज अ होल लेना पड़ेगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। आप इस वक्त ज़रा ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स भी देख लीजिए कि किस तरह से कोविड की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम में रिलीफ पैकेज दिया गया है हमारी हिस्ट्री का। तो इस तरह से मेरे ख्याल में शहजाद अकबर साहब जरा थोड़ा हटते हैं। अभी जो नैब ने दरख्वास्त दी है मरीम नवाज़ की ज़मानत को मनसूख करने के लिए, सर क्या ये नैब का काम है कि एक सियासी बातों पर मबनी आप एक एप्लीकेशन तैयार करें और आप कोर्ट में दें कि मरीम नवाज़ की जो ज़मानत है इसको मनसूख किया जाए, क्योंकि ये मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं, तनकीद करती हैं, ताउन नहीं करती हैं, आवाम को ये तासुर दे रही हैं, रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। सर, क्या ये नैब का काम है? नैब का काम है करप्शन को पकड़े, नैब का काम है कि ये बात करे जी हमारी जो इन पे केस चल रहा है, हमारे पास और सबूत आ गया, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इनकी जो ना ज़मानत मनसूख की जाए। पता उनका ये काम है कि सर अब मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ना कैसे, उनके खिलाफ आपने सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं। सर, इन चीज़ों की प्ली लेना और कोर्ट में अदालतों में जाकर ऐसी दरखास्तें देना, सर क्या इससे वाकई ये तासुर मजबूत नहीं होता कि नैब भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो मरीम नवाज़ की बेल का मामला है, उसके ऊपर जो नैब ने दरख्वास्त दी है, वो जो दरख्वास्त देने वाले हैं उनसे सवाल बनता है। लेकिन मैं आपको कानून के ऊपर बात कर सकता हूँ कि जब कोई शख्स सज़ा याफ्ता होता है और वो बेल के ऊपर होता है, तो उसका जो बेल होती है वो कोर्ट ने दी हुई होती है। उसका जो कंडक्ट है वो कंडक्ट बड़ा उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से क्योंकि उसको एक कंसेशन मिली हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो मेन इशू रेज है या होना चाहिए वो ये है कि जिस वक्त मरीम साहिबा बेल पे थी और एक और केस के अंदर इनको बुलाया गया, तो इन्होंने 400-600 लोगों के जत्थे के साथ नैब के ऊपर हमला कर दिया। वो एक बड़ा है कि चूँकि जब आपको बेल के ऊपर आप हैं तो आपका कंडक्ट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। दूसरा ये है कि बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग की बात होनी चाहिए। अब चौधरी शुगर मिल में जो इनके सबूत हैं जिनको इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स शो किया था, वो बयान दे चुके हैं कि जी वो उनका तो कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है। अब वो चीज़ें ग्राउंड्स हैं और आई एम श्योर कि वो बेल जब आर्ग्यू होगी तो उसके ऊपर ये सारी ग्राउंड्स रेज की जाएंगी। बाकी दरख्वास्त अभी तक मैंने नहीं देखी उनकी,
जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि जब बेल के ऊपर आप होते हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, वो जो कंडक्ट है वो कोर्ट के गार्ड में होता है, तो आपको उस कंडक्ट को रखना है, आप इदारों के ऊपर हमले नहीं कर सकते। तो वो वाली ग्राउंड काफ़ी वैलिड है और वो एक वजह बन सकती है। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ शहजाद अकबर साहब, ये हमारी सियासत में क्या ट्रेंड जोर पकड़ रहा है सर? तहरीक इंसाफ के कहीं लोग इकट्ठे हों, नून लीग के जो लोग हैं वो हमले कर देते हैं, नून लीग के लोग कहीं इकट्ठे हों, तहरीक इंसाफ के लोग हमले कर देते हैं, हम उस हमले की भी मजम्मत करते हैं कि एहसन इकबाल को जो है वो उनकी तरफ कोई जूता फेंका जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को धक्के मिले, या मुसद्दिक मलिक को धक्के मिले, या मरियम औरंगजेब के साथ कोई बदतमीज़ी करे। बिल्कुल हम उसी तरह आज के वाक़े की भी मजम्मत करते हैं जो शहबाज गिल के साथ कोर्ट में हुआ, मुंह पे स्याही फेंकी, अंडे फेंके। सर ये क्या ट्रेंड है? क्या जो पार्टी की क़यादतें हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, क्या अपने कारकुनान को वो एक छोटा सा मैसेज नहीं दे सकती हैं कि जब कहीं दूसरी सियासी जमात के लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी जमात के लोगों को मत जाने दें सर? सर ये ट्रेंड तमाम सियासी जमातों के लिए ख़तरनाक है, इसको रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत आपने रेलेवेंट बात की है। जितना भी ये आज का वाक़या है, 2-4 रोज़ पहले का वाक़या हुआ था, ये बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, सियासत के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आपके मुखालफीन हैं, आप सियासत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इस किस्म का जो रवैया है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों सिनारियोस काफ़ी डिफरेंट हैं। देखिए, वो उस दिन जिस दिन ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, वो वाक़या वहाँ पे बड़ा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, काबिल मज़म्मत भी है, लेकिन वो अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि अगर दो लोग अलग जगहों पे होते, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे होते और ये लोग अपनी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह से आज का वाक़या भी जो है, अब उसमें देखिए टारगेट किया गया है। शहबाज गिल साहब आज अपना अदालत में केस के लिए पेश होने गए थे। अब वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों का वहाँ की तुक नहीं बनती, अदालत में हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप अंडे लेके आए, यानी कि आप तैयारी करके आए हुए हैं कि आपने उनको अटैक करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि जमातों को अपनी सफ़ों के अंदर देखना चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो वैसे भी अदम बर्दाश्त सियासत में इनका पिछला भी शेवा रहा है, ये तो अदालतों के ऊपर हमला कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे सीनियर लीडरशिप को यहाँ पे दे शुड पुट अ स्टॉप टू इट, बिकॉज अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो देखिए कल इनके लीडरान ने भी जाना है, उनके ऊपर कोई बंदा स्याही फेंक सकता है, कोई जूता मार सकता है, ये नहीं होना चाहिए। जिनके केसेस चल रहे हैं वो बिल्कुल आज़ादी से अदालत जा सके, अदालत अगर उनको सज़ा दे तो वो बिल्कुल उस सज़ा के मतलब उनको देखा जाना चाहिए, ना इसके कि आप जाके उन पर हमले कर दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हमारी सियासत को इससे पाक रहना चाहिए, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत ने जो आज इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, तनकीद आप लोगों ने भी बड़ी की है। पीडीएम ने तो इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके एहतजाज किया। 2018 के इलेक्शन पर आप लोगों को भी एतमाद नहीं था, और फिर सबसे बड़ी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने का जो नाम था वो दिया भी इमरान खान साहब ने था। आज उनको उन्हीं पर एतमाद नहीं है। आप लोग, क्या हम ये भी समझें कि ऑपोजिशन भी यही चाहती है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए, घर जाए, क्योंकि न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, ना डस्का के इंतखाबात सही करवा सका, साफ शफाफ करवा सका, ना इस सेनेट के इलेक्शन? देखें, ये जो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया की बातें जो है ये हमारे ख़िलाफ़ किया करते थे, ये दरअसल लोगों को अब तजर्बा हुआ है कि सिसिलियन माफिया होता क्या है और माफिया जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अब आप देखें कि किस तरह से माफिया जो है उन्होंने आटा डकैती की है लोगों के साथ,
अद्वियात डकैती की है, चीनी की डकैती कर रहे हैं, अभी तक जारी है, आज भी 100 से ऊपर जो है वो रेट हो गया है। और हर मामले में जो है वो डकैती जो है वो कोई 2, 4, 10 अरब की नहीं है, 100, 150, 200, 400 अरब रुपए की जो है वो डकैती है। ये है माफिया। और अब ये माफिया जो है इसने अदारों को एक एक करके तबाह कर दिया है, पार्लियामेंट को इसने जो है वो तबाह कर दिया है। पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं रही, पार्लियामेंट की कोई फंक्शनैलिटी नहीं रही। उसके बाद आप नैब देख लें, नैब के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर में हाउस में बैठ के साजिश हुई और उसके खिलाफ वो वीडियो जो थी वो खुद वायरल करवाई, उसको काबू किया। उसके बाद अब नैब के चेयरमैन जो है वो नैब का अदारा जो है वो इनका एक गुलाम कठपुतली बना हुआ है और इनके कहने के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। और अब जो है ये उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जिस तरह का इन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दायर किया और जो किया वो आप सारी दुनिया के सामने है। और अब जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी ये नैब की तरह एक अपना जैली अदारा बना के जो है वो अपने मकासद हासिल करना चाहते थे। तो जब ये डस्का के इलेक्शन पे इनको नाकामी हुई है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने धांधली का वो यानी मजारा किया कि जो हजम हो ही नहीं सकती थी। कोई छोटी मोटी बात होती तो शायद कोई इधर उधर हो जाती, वो मुमकिन नहीं था। तो अब उसके ऊपर भी जनाब जो है, आपको क्या लगता है फॉरेन फंडिंग केस, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी हुकूमत समझ रही है कि हमारे खिलाफ आना है, तो इससे पहले ऐसा माहौल पैदा कर लिया जाए, इस मामले को इतना मतनाज़े बना दिया जाए कि कल को कोई फैसला इनके खिलाफ आता भी है तो ये ना माने। बिल्कुल, अगर फैसला आता है तो उसको ये इस तरह से डिफेंड कर सके या ऐसा गंद डालें कि ये फैसला जो है ये हो ना सके, क्योंकि इन्होंने हर मामले में गंद डाला है। इन्होंने सियासत में गंद डाला है, अदारों में गंद डाला है इन्होंने, और लोगों की जिंदगियों में इन्होंने गंद डाला है, पार्लियामेंट में गंद डाला है। तो ये तो इन्होंने हर चीज़ जो है इन्होंने तबाह करके रख दी है, न सिर्फ मुल्क की इकॉनमी बल्कि मुल्क के जो है वो सियासत, जमहूरियत, अखलाकियात। तो ये बस सर आप लोग इस इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, ऐसा टोला मजम्मत करते हैं हुकूमत के आज के मुतालिबे की? नहीं देखे, इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाली बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज और चीफ जस्टिस साहबान को है। कल को ये कहेंगे चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी हो जाए, अगले दिन कहेंगे जी ये हाई कोर्ट के जज मुस्तफ़ी हो जाए। यानी ये तो इन्होंने एक ऐसी घटिया, ऐसी इन्होंने ये आज मिसाल कायम की है जिसकी तो पिछले 70 सालों में इतनी पोलराइजेशंस रही हैं, लेकिन ऐसी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो सर आप नहीं समझते कि आप 1, 2, 3 जितने मर्जी इलेक्शन कमीशन बदल दें, सर जब तक पार्लियामेंट में सियासी मामलात हल नहीं होंगे, आप पार्लियामेंट में अपनी आईनी तरमीम के मामलात को हल नहीं करेंगे, फिर जितने मर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदल दें, जितने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दें, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये वो वक्त है जब अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर बैठना है। देखें पार्लियामेंट को तो इन्होंने गाली गलोच का एक अखाड़ा बना दिया। वहाँ पे जो है वो मुराद सईद उसको खड़ा कर देते हैं और 2-4 और हैं। यानी पार्लियामेंट में ये खुद प्राइम मिनिस्टर आके गालियाँ निकालता है लोगों को, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पार्लियामेंट को तो इन्होंने पार्लियामेंट रहने नहीं दिया। इन्होंने तो एक एक करके जो है ये मुल्क को इस तरह से तबाही के दहाने पे ये ले गए हैं कि अब अगर ये और इनको वक्त मिलता है तो ये तो बिल्कुल खुदा ना खासा मुल्क जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो सर पीडीएम ऐसे में फिर क्या करेगी? पीडीएम क्या करने जा रही है? पीडीएम की सफों में भी तो इत्तेहाद चाहिए ना। पीडीएम को देखे, पीडीएम की सफों में इत्तेहाद चाहिए, कौम को उसका साथ देना चाहिए। कल सरबराही मीटिंग है, कल बड़े जो है वो स्ट्रांग फैसले होने चाहिए ताकि इनसे जो है वो मुल्क की जान छुड़ाई जाए, वरना ये तो इस मुल्क के दर पे है। सर मौलाना कहते हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो सर ये बात तो हम जानते हैं कि शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में एक वो वाहिद जमात है जो इस्तीफों के मुखालिफ है। सर
तो सर ये जो डिवीजन है, आपको लगता है कि ये खत्म हो सकती है इतनी आसानी से? पीपल्स पार्टी मानेगी इस्तीफे देने पर? देखें, पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि हमें दीगर ऑप्शन जो है वो पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर उन्होंने ये बात की है कि अभी मुनासिब वक्त एक पॉलिटिकल सूरत हाल जिसका वो अपने तौर पे तजिया करते हैं कि ऐसे हालात में जो है वो इस्तीफे देने चाहिए ताकि फिर जनरल इलेक्शन ही हो, बाई इलेक्शंस ना हो सके। तो ये उनका एक आर्गूमेंट है, इसके ऊपर बिल्कुल सुबह बात होगी। तो अब वैसे वो हालात हैं कि अब इस्तीफों की तरफ बढ़ा जाए, आर्गूमेंट पेश करेंगे। सेनेट इलेक्शन भी हो गए, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए, डस्का के रह गए हैं, तो आप समझते हैं वो वक्त है अब? देखिए, पीएमएलएन जो है वो तो ये समझती है कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे होने चाहिए और अब ये वक्त है कि इस्तीफे दिए जाने चाहिए ताकि इस सिलेक्टेड टोले से जो है इस मुल्क की जान छूटे, वरना जो है वो बहुत देर हो जाएगी। तो सर कल अहम फैसले मतवक्के हैं इस हवाले से कल के इजलास में? जी बिल्कुल, फैसले तो खैर लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद और इस्तीफे, यही तीन ऑप्शन है। पिछले इजलास में भी यही डिस्कस हुए थे और अभी सर अदम एतमाद का पंजाब में भी करेंगे आप लोग? जो है वो डेट एक पंजाब में भी बुज़दार से जान छुड़वाना चाहते हैं आप लोग? देखें, इसमें जो है वो जान तो हम जो है वो इस पूरे टोले से छुड़ाना चाहते हैं, तो लेकिन अब इसमें जो भी कंसेंसस हो या पीडीएम जो इत्तफाक राय से फैसला करे, उस फैसले की हम पाबंदी करेंगे। सर वैसे बुज़दार साहब तो आपको सूट नहीं करते सर, कि आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि ये हुकूमत अपने ही जो है ना वो कारनामों से एक्सपोज हो रही है, अगले आने वाले इलेक्शंस में आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बुज़दार जैसा वज़ीर आला सर आपको सूट करना चाहिए सर। नहीं, लेकिन नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि ये अपने आप को इन्होंने एक्सपोज किया है, लेकिन अब इनको एक्सपोज करते करते मुल्क ना गवा बैठे। ठीक है, ये तो इनका एक्सपोजर तो अब इतना बढ़ गया है कि इन्होंने तो अदारे तबाह कर दिए हैं, पार्लियामेंट तबाह कर दी है, असम्बलीज तबाह कर दी हैं इन्होंने। हर जो रवायात थी इस मुल्क की, इस कौम की, इन अदारों की, उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो अब एक्सपोजर जो है ना वो एक हद तक ही हो सकता है ना, उससे आगे तो फिर तबाही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, बड़ी हैरानगी हो रही है ये जो हुकूमत मुतालिबात कर रही है, आइनी बहरान को जिस तरीके से हुकूमत जो है वो पैदा करना चाह रही है इलेक्शन कमीशन के मामले को लेकर। सर एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया, चेयरमैन सेनेट आप लोगों ने अपना मुंतखब करवा लिया। अब तो आपको नहीं लगता हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए? सर रमज़ान आ रहा है 1 महीने के बाद, आपको पता होना चाहिए कि महंगाई कितनी है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है, 2.5 सालों को पहले जो वादे किए थे वो पूरे कैसे करने हैं। सर इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा, सर क्या जवाब है इस हुकूमत के पास ये जो मुतालिबा कर रही है? शुक्रिया शादिया। देखिए, 2-3 वजह हो सकती हैं, वजूहत हो सकती हैं इसकी। पहली तो ये कि डस्का में अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और डस्का की इलेक्शन के हवाले से जो ख़बरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई है उसमें पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बोरुद इल्ज़ाम काफ़ी हद तक ठहराया गया है। तो वो भी एक चीज़ सामने हो सकती है। फिर ज़ाहिर है इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बहुत ही हार्ड पोजीशन ले ली है, ख़ासतौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी वाले इशू के ऊपर, वो भी सामने रखते हैं उसकी वजह से। लेकिन बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ और माने खेज़ मुतालबा है। पहली चीज़ ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहना कि हम इसमें कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि हम जो है
वो एक सियासी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात नज़र आती है मुझे। हाँ। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज़ है और समझते हैं आप कि वो बाइज्ड हैं, जिनको आप खुद लेकर आए थे, जिनका नाम इमरान खान ने जो है वो प्रपोज किया था, अब आप अगर उनको हटाना चाहते हैं तब भी एक तरीका है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएं केस, रेफरेंस ले जाएं, लेकिन वहाँ आपको उनका मिसकंडक्ट, एक तरफ तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ ये कर रहे हैं, दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में जो नैब के जो डायरेक्टर थे उनको 1 साल की तौसी दे दी गई है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये अजीब सी बात लगती है कि जिसको आप खुद लेकर आए थे, और ये इस गवर्नमेंट का बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि पंजाब में आप देखें कि उस्मान बुज़दार साहब को वो हटाने को तैयार नहीं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए। आईजीज़ बदल दिए आपने, एक आईजी, दूसरा आईजी, तीसरा आईजी, चौथा आईजी, यानी जिस वजह से सारा मसला खड़ा हो रहा है। और अगर पीटीआई के लोगों से आप बात करें विदिन मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं कि बुज़दार साहब को तब्दील करने को खान साहब तैयार नहीं है, उनकी इंतज़ामिया तब्दील होती रहती है। यानी ये अजीब व गरीब चीज़ है। और इसकी जो जस्टिफिकेशन देते हैं खान साहब, यानी वो जिस चीफ सेक्रेटरी को लाते हैं उसके कसीदे पढ़ते हैं और फिर कुछ महीने बाद उसको तब्दील कर देते हैं, फिर एक नया चीफ सेक्रेटरी आते हैं। यहाँ भी यही हुआ। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनको खान साहब लेकर आए। अब अगर इनको फर्ज करें ये इस्तीफा दे भी दें तो फिर क्या होगा? हाँ। फिर आपको अपोजिशन को साथ मिला के ही लाना पड़ेगा ना। हाँ। तो अगर जो उस अपोजिशन को जिसके लीडर के साथ आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, शहबाज शरीफ से बात करना आप पसंद नहीं करते हैं, तो कैसे आपको पहले भी पता है कि किस तरीके से पहले भी एक रुकावट रही, डेडलॉक रहा, फिर खत लिखे गए, फिर जाके कंसेंसस से मामला हल हुआ, और फिर भी सर आप जितने मर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदल दें, इलेक्शन कमीशन बदल दें, सर मसला अगर खुफिया बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग का है, वो पार्लियामेंट ने हल करना है, वो इलेक्शन कमीशन ने हल नहीं करना। वही बात है शादिया। देखिए, अगर कल फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ऑफर किया कि जी चलें आएँ, जो कुछ हो गया उसको भूलें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आते हैं। अब कल आप ये बात कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आते हैं, आज आप मुतालबा कर रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। यानी ये चीज़ शो करती है कि आप नॉन सीरियस हैं इश्यूज़ के मामले में, आप सिर्फ वाकई एक पॉलिटिकल इशू को खड़ा करना चाहते हैं। वरना एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज गवर्नमेंट लेकर आए जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी रिफॉर्म्स करने की बात हो, जिसमें बहुत से मामलात हैं। अब जैसे सेनेट में एक जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो खुद भी वोटर थे। आमतौर होना ये चाहिए कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो नॉन पार्टिजन होना चाहिए। अब मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का ताल्लुक जीडीए या फंक्शनल लीग से रहा है, इसी तरीके से माजी में भी ऐसा होता रहा है। तो इसको तो एक आप ब्रॉडर पैकेज लेकर आए ना, अगर आपने वाकई करना है। अब अगर आज आपके 3 इंतहाई अहम वुज़रा ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा कर दिया, तो इसके सिवा कोई इसका वो नहीं नजर आता कि जहां आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं, जहां आपने सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस आपको कितना बड़ा फैक्टर लगता है? कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनके खिलाफ फैसला आ जाए, इसीलिए इस इदारे को मुतनाज़े पहले ही बना दें ये लोग। फॉरेन फंडिंग केस में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं होगा, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस क्योंकि 6 साल से चल रहा है, तो इनके खिलाफ आएगा पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए और सदर आरिफ अलवी के लिए वो खासा एम्बेरसमेंट ज़रूर होगा। क्योंकि उस वक्त का है जब ये सारे लोग बहुत एक्टिव थे, तो वो एक पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके नतीजे में कोई हुकूमत जाती नज़र नहीं आती उसके नतीजे में। लेकिन जो अहम बात आपने की, अभी आपके प्रोग्राम से पहले ये देख रहा था, आर्टिकल्स भी चल रहे थे, सुन भी रहा था कि इस साल बिजली की कीमतों में बेइंतहा इजाफा होने जा रहा है। अब ये इतनी खौफनाक खबर है कि ऑलरेडी बिजली की कीमतों में जिस तरह का इजाफा है, तो वो सारा बोझ जो है अगर इसके हवाले से माफ़ कीजिएगा, और खान साहब खुद भी कहते रहे हैं, तो अगर अपनी मुद्दत के तीसरे साल भी इमरान खान साहब सिर्फ बिजली की कीमतों में इजाफे में गुजारेंगे, तो फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? और अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आप अगले इलेक्शंस के लिए कैसे जा सकते हैं? तो ये मेरा ख्याल है ये साल जो है,
क्योंकि अगला साल तो चौथा साल तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन का साल होता है, हाँ। तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग का साल होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को कि आप 24 मार्च को CCI का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं और बल्दियाती इलेक्शंस का जो है वो ऐलान करें। हाँ। यानी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है, उस मौके पे इलेक्शन कराने की बात कर रही है, उसके शेड्यूल की बात कर रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए पूरा। तो वहाँ आपकी जो एक तजाद नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, रिफॉर्म्स पे तवज्जो देनी चाहिए, इदारे को मजबूत बनाना चाहिए। शख्सियत जो है वो रहें या ना रहें, सही, अगर इदारा मजबूत रहेगा तो शख्सियत। सर PDM आपको क्या लग रहा है? पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते, सेनेटर बने, PDM का मोराल हाई हुआ, फिर वो चेयरमैन की सीट से वो हार गए। आपको क्या लगता है कल जो इनका इजलास होने जा रहा है? अभी राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे, कह रहे थे बड़े बड़े फैसले मतवक्के हैं, लेकिन PDM में कभी भी बड़ी एक डिवीजन है वो इस्तीफों के मामले को लेकर। मौलाना ने फिर कहा कि लॉन्ग मार्च इस्तीफों के बगैर कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपको लगता है कि PDM अब कोई फैसला कुन वाकई कोई जो है ना वो कदम उठा सकती है, इस्तीफों को लेकर लॉन्ग मार्च भी करे, इस हुकूमत को घर भेज सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देगी। देखिए उसका एक बड़ी बुनियादी वजह, और पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि PDM जो है वो माइनस पीपल्स पार्टी फैसला ना करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहेगी। वो बहुत सीधी सी बात है कि अगर सिंध गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी ने रिज़ाइन किया तो पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा हो जाएगा। सिंध में एक इंटरम गवर्नमेंट बन जाएगी, उस इंटरम गवर्नमेंट के नीचे जो है वो तमाम कार्रवाइयाँ होंगी। तो पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अपना शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे नहीं लगता वो फिर कोशिश ये करेंगे कि हमें बल्दियाती इलेक्शंस में जाना चाहिए। हाँ। वो करना चाहिए, क्योंकि रिज़ाइन करके भी सिचुएशन क्या बनेगी। अगर आप कर लें कि एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस हो जाते हैं तो एक क्राइसिस तो जरूर खड़ा होगा। और हाँ। ये कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट इन पैनिक तो हो जाएगी। गवर्नमेंट हाँ। के लिए इतना आसान नहीं है कि कई सौ नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन, एक ऐसे मौके पे जबकि इलेक्शन कमीशन से भी उनका टसल चल रही है। हाँ। तो इसलिए ये PDM भी इस सिचुएशन से गालिबन, जो मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून है, वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के अंदर जो है वो टसल है, तो हमें इस्तीफा देके क्राइसिस बढ़ा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि सिंध के मामला अगर माइनस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास चले गए तो पीपल्स पार्टी को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और शायद पीपल्स पार्टी जो है अगर इन्होंने एक्स पीपल्स पार्टी डिसीजन कर लिया, या उसको अगर अदालती टर्म में कहें एक्स पार्टी डिसीजन कर लिया, तो सर वो फिर PDM कामयाब तो नहीं होगी। आपको लगता है पीपल्स पार्टी को साथ मिलाए बगैर PDM कामयाब हो सकती है? मौलाना अपने ताई या नून लीग के साथ मिलकर कोई ज्यादा टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को? सर नहीं दे सकते पीपल्स पार्टी के बगैर। और देखिए आप एजुटेशन दो तरह के होते हैं ना, एक तो ये कि आप कर लें, आप 100 दिन धरना कर लें। हाँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दें, दायरे एजुटेशन के जो माजी में हमने तरीके देखे हैं। और फिर एक तरीका ये हो सकता है कि जहां आप सेनेट के इलेक्शंस में गए, ज़िमनी इलेक्शन में गए, आप बल्दियाती इलेक्शन में जाएं, आप जो है वो टोकन स्ट्राइक्स वगैरह शुरू करें, इस तरह की चीज़ें, हंगर स्ट्राइक करें। ये तो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इस्तीफे देने के बाद तसादुम की तरफ अगर जाएंगे तो उसका फ़ायदा ना नून लीग को होगा, ना JUI को होगा, ना पीपल्स पार्टी को होगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।